Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अर्थमार्क पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारे यूनिट 2 कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड की सेकंड वीडियो है। हमने लास्ट वीडियो में कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस पढ़ा था, जिसके दो अप्रोच होते हैं, एक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड दूसरा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। लास्ट क्लास हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की कंप्लीट कर लिया था और आपके सिलेबस में सिर्फ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आपके सिलेबस में नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि है डिमांड। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो टाइमलाइन कुछ इस प्रकार है। आज हम पढ़ेंगे वांट एंड डिमांड क्या होता है, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच क्या डिफरेंस है, डिमांड के डिटरमिनेंट्स कौन कौन से होते हैं, एक लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व क्या होता है, मार्केट डिमांड एंड मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड। आज हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आज का पहला टॉपिक है वांट एंड डिमांड। इकोनॉमिक्स में वांट और डिमांड जो है दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। इसमें एक बेसिक डिफरेंस होता है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। वांट का मतलब क्या हुआ, किसी भी मनुष्य की किसी मनुष्य की किसी भी गुड को और सर्विस को पाने की इच्छा को हम वांट बोलेंगे। पर्सन डिजायर टू हैव ए गुड सर्विस इज कॉल्ड वांट। For example, a person want a specific brand of smartphone to satisfy their desire. कोई मनुष्य किसी स्मार्टफोन की इच्छा रखता है पाने की, उसका हम वांट बोलेंगे। वही दूसरी तरफ डिमांड का क्या मतलब होता है, ये वांट बिकम्स डिमांड। एक वांट जो होती है किसी मनुष्य की, और डिमांड में कब कन्वर्ट होती है, जब मनुष्य के पास इनफ पैसा हो गुड सर्विसेज को बाय करने के लिए और वो विलिंग हो पैसा स्पेंड करने के लिए। तो बेसिकली एक वांट डिमांड में तब कन्वर्ट होगी जब मनुष्य के पास पैसा हो उस पे खर्च करने के लिए। दूसरी फैक्टर जो है वो है कि मनुष्य इच्छुक हो, विलिंग हो पैसा स्पेंड करने के लिए, तब जाके एक वांट डिमांड में कन्वर्ट होगी। तो डिमांड कब एग्जिस्ट करती है इकोनॉमी के अंदर, पहला किसी मनुष्य के पास डिजायर हो किसी गुड को पाने के लिए, इच्छा हो किसी गुड को पाने के लिए। दूसरा, एबिलिटी टू पे बाय इट, उसके वो सक्षम हो, उसका पैसा हो उस चीज़ को खरीदने के लिए। तीसरा, विलिंगनेस टू स्पेंड मनी। तीसरा, वो रेडी हो पैसा खर्च करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि किसी पर्सन को कार चाहिए, वो कार को पाने की इच्छा रखता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो वो इच्छा डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगी। एबिलिटी टू बाय इट, पैसा उसके पास होना चाहिए। दूसरा फैक्टर है विलिंगनेस टू स्पेंड मनी, पैसा खर्च करने की इच्छा। फॉर एग्जांपल, किसी मनुष्य को एक कार को पाने की इच्छा है लेकिन उसके पास पैसे भी है उस कार खरीदने के लिए, लेकिन वो पैसा खर्च करना नहीं चाहता, उस केस में भी वो वांट जो है वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे विलिंगनेस स्पेंड जो मनी जो है वो वाला फैक्टर फुलफिल नहीं हो रहा। तो बेसिकली एक डिमांड कब एग्जिस्ट करेगी, जब वो तीन फैक्टर्स इकोनॉमी वो पर्सन फुलफिल करेगा। पहले डिज़ायर होनी चाहिए उसके पास उस प्रोडक्ट को पाने की। दूसरा, एबिलिटी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को खरीदने की। तीसरा, वो पैसा खर्च करने के लिए इच्छुक हो, विलिंगनेस तो हो स्पेंड करने के लिए, तब जाके एक वांट डिमांड में कन्वर्ट तो होगी। डिमांड की डेफिनेशन क्या है, किसी भी गुड की डिमांड होती है, उस गुड की कितनी क्वांटिटी एक मनुष्य खरीदना चाहता है, उसको खरीदने के लिए उसके पास पैसे हैं, एबल है उस चीज़ को खरीदने के लिए, और पैसा खर्च करने के लिए विलिंग है एट डिफरेंट प्राइसेस, एक समय अंतराल के दौरान, तब उसको हम डिमांड बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड और क्वांटिटी डिमांड के बीच में क्या डिफरेंस है। डिमांड का मतलब हुआ द क्वांटिटी ऑफ गुड सर्विस कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू बाय वेरियस प्राइसेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग प्राइसेस पे किसी गुड के कितनी क्वांटिटी एक पर्सन डिमांड कर रहा है, उसको हम बोलेंगे इन टोटल डिमांड। कि अलग अलग प्राइसेस पे, लेट्स से प्राइस एक दो पे क्वांटिटी चार बाय करना चाहता है, डिमांड कर रहा है कंज्यूमर, प्राइस चार पे क्वांटिटी दो डिमांड करना चाहता है कंज्यूमर। तो अलग अलग प्राइसेस पे जितनी क्वांटिटी डिमांड करता है तो कंज्यूमर, उसको हम बोलेंगे डिमांड। वह दूसरी तरफ क्वांटिटी डिमांड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितना डिमांड कंज्यूमर कर रहा है, द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गुड और सर्विस कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू बाय एट सिंगल प्राइस एट एनी टाइम। एक सिंगल प्राइस पे जब डिमांड होगी उसको हम बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड,
ये पूरे प्राइस के सेट पे अलग अलग प्राइजेस पे जो कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड होगी उसको हम बोलेंगे डिमांड। जस्ट टेबल पे ध्यान दीजिएगा, जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांड 100 है। इस पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी डिमांड हो रही है? 100। तो बेसिकली ये जो रो शो कर रहा है, प्राइस 10 पे क्वांटिटी डिमांडेड 100 है। एक पर्टिकुलर प्राइस पे, प्राइस 10 पे 100 डिमांड हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? प्राइस 10 पे 100 यूनिट्स। इन द सेम वे क्वांटिटी प्राइस 30 पे 60 यूनिट डिमांड की जा रही है, डेट इज एक प्राइस 30 पे क्वांटिटी डिमांड कितनी है? 60। तब सिंगल प्राइस पे डिमांड की बात करेंगे, वो अगर क्वांटिटी डिमांडेड, तो हम सारे प्राइस को कंसिडर कर देंगे, इस पूरे टेबल को, इसको हम बोलेंगे डिमांड। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई। ये बेसिक सा छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो लोगों को क्लियर नहीं होती है। ये मैंने आपको चीज़ें यहाँ बता दी है, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। डिमांड आपका सारे प्राइजेस पे जितनी क्वांटिटी आ रही है वो, और क्वांटिटी डिमांड आपका एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी डिमांड कर रहा है, उसको बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट वी हैव डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कौन से फैक्टर्स है डिमांड को वो अफेक्ट करते हैं, वो हम इसको पढ़ेंगे। एक इंसान कितनी क्वांटिटी डिमांड करेगा किसी गुड की, वो नीचे दिए फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, गुड का खुद का प्राइस, कमोडिटी का खुद का प्राइस जो है वो डिमांड को अफेक्ट करता है। यहाँ पे देखा जाता है जैसे प्राइस बढ़ता है किसी गुड का, उसकी क्वांटिटी डिमांड गिरती है, और जैसे प्राइस बढ़ता है घटता है, उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। यहाँ पे हमको इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। तो ये पहला फैक्टर हुआ आपका, प्राइस गुड के खुद का प्राइस, पहला फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसको हम पीआर से डिनोट करते हैं। रिलेटेड गुड आपके दो टाइप्स के होते हैं, पहला सब्सटीट्यूट गुड्स, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सके। फॉर एग्जांपल टी या कॉफ़ी, टी या कॉफ़ी एक दूसरे के सब्सटीट्यूट गुड्स है। कंज्यूमर टी को रिप्लेस कर सकता है कॉफ़ी से, और कॉफ़ी को रिप्लेस कर सकता है टी से। तो टी और कॉफ़ी आपके सब्सटीट्यूट गुड्स होगी, क्योंकि ये दोनों गुड्स एक दूसरे को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं किसी की कंज्यूमर की इच्छा को, वांट को पूरा करने के लिए। सब्सटीट्यूट गुड्स में क्या क्या होता है, लेट्स से कि हमारा एग्जांपल है टी और कॉफ़ी का। अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ता है, प्राइस ऑफ कॉफ़ी बढ़ता है, तो क्या हुआ, प्राइस कॉफ़ी होगी महंगी होगी टी के मुकाबले, और लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर क्या करेंगे, कॉफ़ी छोड़ के वो टी पे स्विच कर जाएंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे कॉफ़ी को टी से। इसके कारण से क्या होगा, डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांड जो है जो टी की, वो बढ़ जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और क्वांटिटी डिमांड ऑफ अदर गुड्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कॉफ़ी का प्राइस बढ़ने से डिमांड जो है वो टी की बढ़ जाएगी। एक गुड के प्राइस चेंज होने से दूसरे गुड के प्राइस में क्वांटिटी डिमांड में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और हमने यहाँ पे देखा अगर गुड्स सब्स्टिट्यूट हुए तो। दूसरा टाइप का गुड होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक साथ यूज़ किए जाते हैं कंज्यूमर की वांट को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, हमारे एग्जांपल में क्या है, कार एंड पेट्रोल, ये कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स है। कंज्यूमर दोनों गुड्स को साथ में यूज़ करता है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। अगर लेट्स से मैं बोलूँ पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है, उससे क्या होगा कार की डिमांड पे, पेट्रोल प्राइस बढ़ने से कार की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों गुड्स साथ में यूज़ किए जाते हैं। अगर पेट्रोल प्राइस बढ़ेगा तो लोग कार की डिमांड कम करके दूसरे अल्टरनेटिव गुड्स की तरफ मूव करेंगे, लेट्स से इलेक्ट्रिक गुड्स कार की तरफ मूव कर जाएंगे। सो इस केस में आपका जो डिमांड हुआ कार का वो भी घट जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और क्वांटिटी डिमांड ऑफ अदर गुड्स के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है।
अगर प्राइस बढ़ता है का पेट्रोल का, तो डिमांड जो है कार की वो गिर जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड ऑफ अदर गुड्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जैसे कॉफ़ी एंड टी। वही कन्वीनियंस गुड्स के केस में प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड ऑफ अनदर गुड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, जैसे पेट्रोल के प्राइस और हमने कार के डिमांड के बीच देखा हमने। नेक्स्ट हमारा फैक्टर जो है वो है कंज्यूमर इनकम, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं। कंज्यूमर की इनकम के बेसिस पे हमने गुड्स को दो पार्ट्स में बांटा है। पहला गुड नॉर्मल गुड्स, दूसरा इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जहां कंज्यूमर की इनकम और डिमांड के बीच में गुड के पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब ये है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो उस गुड की डिमांड भी बढ़ेगी। वही दूसरी तरह इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जहाँ कंज्यूमर की इनकम वाई और गुड्स की डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब ये, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो उस गुड की डिमांड घटेगी। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड के केस में कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से वो हाई रेंज या नॉर्मल गुड्स की तरफ मूव कर जाता है। इस वजह से वो इंफीरियर गुड की डिमांड जो है कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से गिर जाती है। इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। ऐसे गुड्स जो फैशन में है, ट्रेंडी है, जो ट्रेंड्स में चल रहे हैं, उस गुड्स की डिमांड फैशन में आने से बढ़ जाती है। भाई दूसरी तरफ वो गुड्स जो आउट फैशन हो गए हैं, जो ट्रेंड में नहीं है, उनकी डिमांड घट जाती है। एग्जाम्पल तौर पे स्नीकर्स अगर ट्रेंडी है, ट्रेंड फैशन में चल रहे स्नीकर, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। वही दूसरी तरफ जो आउटडेटेड और लेस प्रेफर्ड आइटम्स होंगे उसकी डिमांड घट जाएगी। या अगला फैक्टर आपका है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि अगर कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि अगर किसी गुड की प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तो आज के टाइम पे वो करंट टाइम पे अपनी डिमांड जो है गुड की वो बढ़ा देगा। वही दूसरी तरफ और लगता है कंज्यूमर को कि फ्यूचर में किसी गुड की प्राइस कम होने वाली है, तो करंट टाइम में उस गुड की डिमांड क्या है वो घटा देगा। एग्जाम्पल तौर पे अगर लगता है कंज्यूमर को कि लैपटॉप प्राइस अगले महीने बढ़ने वाले हैं, तो वो अपनी वो आज से डिमांड को अपनी बढ़ा देगा। तो एक्सपेक्टेशन जो होता है फ्यूचर प्राइस का, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी एक गुड की डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिटरमिनेंट्स जो है डिमांड के, हमने देखा एक तो पी जो गुड का खुद का प्राइस हो गया, एक पी आर रिलेटेड गुड्स का प्राइस हो गया, एक वाई इनकम हो गया कंज्यूमर का, एक टी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गए गुड्स के, एंड एक था ई एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। तो ये आपके लिए जो मेजर फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है किसी भी गुड के प्राइस और उसके डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब है, अगर प्राइस बढ़ेगा किसी गुड का तो उसकी डिमांड घटेगी। वही दूसरी तरफ अगर प्राइस घटेगा किसी गुड का तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। बाय कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने के बाद ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अदर फैक्टर्स कौन से हुए? जैसे हमने देखा अभी लास्ट स्लाइड में कि डिमांड के डिटरमिनेंट्स होते हैं प्राइस खुद के गुड का, रिलेटेड गुड्स का प्राइस, वाई इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड आपके एक्सपेक्टेशन। अगर हम ये जो फैक्टर्स है गुड के खुद के प्राइस को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स है, अगर हम उनको कांस्टेंट रखें, उसमें कोई चेंज ना हो, तब आपको गुड के खुद के प्राइस में और उसके डिमांड के बीच में हमको मिलेगा देखने को इन्वर्स रिलेशनशिप। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। एक चीज़ और, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट को हम सेक्टर्स वेरिएबल्स भी बोलते हैं। ये अलग क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने के बाद प्राइस और डिमांड के बीच में आपको इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी हैव वायर डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। जैसे हमने लास्ट स्लाइड अपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि प्राइस और डिमांड के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप है जब हम अदर फैक्टर्स होते हैं डिमांड को उसको कांस्टेंट
रखे। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? ऐसा क्यों होता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घट जाती है या प्राइस घटने से डिमांड बढ़ जाती है? इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को क्यों मिलता है? इसका जवाब इस स्लाइड में है। बेसिकली यहाँ पे 3 रीज़न्स दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी बुक में। पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेक्चर में पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या कहता है कि जैसे-जैसे एक कंज्यूमर किसी गुड की कंजम्पशन बढ़ाता है, वैसे-वैसे हर एक एडिशनल यूनिट से उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी कंज्यूमर को उस गुड्स से, वो डिक्रीज़ होती रहेगी। तो ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये आपको ये कहता है। फिर हमने पढ़ा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 गुड के केस में क्या होता है? एक गुड के केस में कंज्यूमर तब तक उस गुड को कंज़्यूम करेगा, तब तक जब तक मार्जिनल यूटिलिटी जो कंज्यूमर को मिल रही है उस गुड से, वो उस गुड के प्राइस से ज़्यादा हो और कंज्यूमर उस पॉइंट पे आके कंजम्पशन अपनी रोक देगा या इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कर लेगा 1 गुड के केस में, जब मार्जिनल ड्यूटी जो गुड से मिल रही है वो प्राइस के बराबर हो। तो बेसिकली जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है प्राइस से, तो कंज्यूमर गुड कंज्यूम करेगा, कीप कंज्यूमिंग, कीप कंज्यूमिंग, और जब मार्जिनल ड्यूटी इक्वल टू प्राइस हो रहेगा, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा। तो यही 2 कॉन्सेप्ट यूज़ करके मैं आपको ये चीज़ समझाने वाला हूँ कि ये यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड के बीच कैसा क्यों होता है। इस टेबल पे ध्यान दीजिएगा। एक कंज्यूमर गुड एक्स कंज्यूम कर रहा है, उसने 1 टू लेकर 5 यूनिट्स तक कंज्यूम किया है। हर यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग उसका एमईएस आपको गिवन है, मार्जिनल यूटिलिटी आपको गिवन है इस टेबल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड हो रहा है कि जैसे-जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है इसका, कंजम्पशन जैसे बढ़ रहा है इसका, वैसे-वैसे इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। लेट्स से कि इस गुड का प्राइस 5 है इनिशियली, उस केस में कंज्यूमर क्या करेगा? ये कंजम्पशन गुड 1 कंज़्यूम करेगा, क्यों? क्योंकि आपका एमयूएक्स रिटर्न पीएक्स है 8 बड़ा है 5 से, गुड यूनिट 1 कंज़्यूम करेगा। वो यूनिट 2 भी कंज़्यूम करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है बड़ी है प्राइस से। वो कंज्यूमर 3 भी कंज़्यूम करेगा और इस पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 इक्वल टू 5 मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही है गुड से, वो प्राइस के बराबर आ गई। तो इस पॉइंट पे कंज्यूमर कंजम्पशन अपनी रोक देगा। तो बेसिकली जब प्राइस 5 है, तो डिमांड कर रहा है कंज्यूमर 3 यूनिट की, और जब 5 प्राइस 5 है, उस केस में कंज्यूमर 4th यूनिट डिमांड नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि 4th यूनिट से जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, वो प्राइस से कम है। तो वो 5 प्राइस पे 4th यूनिट डिमांड वो नहीं करेगा। वो 4th यूनिट डिमांड तब करेगा जब उसका प्राइस जो होगा गुड का, वो कम हो जाए, 4 या 4 से वो कम हो जाए। तो इसका मतलब ये है, वो 4th यूनिट डिमांड तब करेगा जब प्राइस उसका गिरेगा। प्राइस गिर के 4 या 4 से कम हो जाए, तब जाके वहाँ पे वो 4th यूनिट कंज़्यूम करेगा। लेट्स से प्राइस 4 हो गया, उस केस में कंज़्यूमर 4th यूनिट कंज़्यूम करेगा, क्यों? क्योंकि इस केस में आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है गुड एक्स का, वो प्राइस से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब प्राइस 5 था तो क्वांटिटी कंज़्यूम करा था कंज़्यूमर 3 यूनिट। 4th यूनिट वो 5 यूनिट पे कंज़्यूम वो नहीं करेगा। 4th यूनिट कंज़्यूम करेगा जब प्राइस उसका 5 से गिरेगा। बेसिकली जब 5 से प्राइस गिरेगा, तब उसकी डिमांड बढ़ेगी 3 से 4। तो यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे हमको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है प्राइस और डिमांड के बीच में। तो ये पहला आपका रीज़न था कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप क्यों होता है प्राइस और डिमांड के बीच में। जिस पहला रीज़न था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण। इस कारण से यहाँ पे आपको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है प्राइस और डिमांड के बीच में। नेक्स्ट रीज़न है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, लेट्स से कि 2 गुड है, टी और कॉफ़ी। टी का प्राइस 20 रुपये पर कप है, कॉफ़ी का प्राइस 30 रुपये पर कप है। ठीक है, इनिशियली क्या है कि टी आपका चीपर है कॉफ़ी से। नाउ अज्यूम करो कि टी का प्राइस गिर के 15 हो गया। पहले टी का प्राइस 20 था, कॉफ़ी प्राइस 30 था। अब टी का प्राइस 20 से घट के
15 हो गया, वो और चीपर हो गया कॉफ़ी के मुकाबले। तो इससे क्या होगा कि लोग जो कॉफ़ी पीते थे वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे कॉफ़ी को टी से, क्योंकि टी चीपर है कॉफ़ी से। इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब एक गुड के प्राइस में गिरने से वो गुड दूसरे गुड्स के कंपैरिजन में चीपर हो जाता है, तो लोग जो होते हैं एक्सपेंसिव गुड को छोड़ के चीपर गुड की तरफ मूव कर जाते हैं। इसमें बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट कर दिया कंज्यूमर ने कॉफ़ी को टी से। तो यहाँ पे देखा प्राइस गिरने से, टी का प्राइस गिरने से 20 से 15 होने पे इसकी डिमांड और बढ़ गई। तो यहाँ पे देखा हमने प्राइस जो गिरा टी का, उसकी डिमांड बढ़ गई है ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया कॉफ़ी को विद टी। टी से उसने कॉफ़ी को लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि टी आपका चीपर हो गया कॉफ़ी के मुकाबले। इसको बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट आपको फैक्टर जो होता है वो होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या कहता है कि जैसे कि किसी गुड का प्राइस गिरेगा, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। हेलो, परचेजिंग पावर का मतलब क्या हुआ? वो कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करके उस गुड के ऊपर कितना गुड्स खरीद सकता है, उसमें बोलेंगे परचेजिंग पावर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर की इनकम 100 है, अब गुड का प्राइस जो है 5 है, 10 है, तो यहाँ पे कंज्यूमर की परचेजिंग पावर क्या है उस गुड के टर्म्स में? 100/10 इनका डिवाइड बाय प्राइस 10 यूनिट्स। तो बेसिकली जब प्राइस 10 है किसी गुड का, तो उस केस में कंज्यूमर 10 यूनिट अपनी बाय कर सकता है एट मैक्सिमम। उसकी परचेजिंग पावर आपकी 10 है, 10 प्राइस पे। जब गुड का प्राइस मान लेते हैं गिर के 5 हो गया, तो उस केस में कंज्यूमर की परचेजिंग पावर क्या है? इनकम डिवाइड बाय प्राइस 20, 100/5 20। तो गुड का प्राइस गिरने से कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है उस गुड को खरीद उस गुड के टर्म्स में वो बढ़ गई है, 10 से 20 आ गई है। तो यहाँ पे कंज्यूमर ज़्यादा गुड्स खरीद सकता है। इसे हमने बोला परचेजिंग पावर। तो यहाँ पे क्या होता है, जब गुड का प्राइस गिरता है तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, जिससे कारण वो ज़्यादा डिमांड करता है। तो यहाँ पे हमने देखा प्राइस गिरने से परचेजिंग पावर बढ़ गई और डिमांड भी आपकी बढ़ गई। इसे वो बोलते हैं इनकम इफेक्ट। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कंज्यूमर के पास 100 रुपये खर्च करने के लिए एक ब्रेड उसको 20 में पड़ता था, तो वो मैक्सिमम कितना परचेस करता पाता? 5 यूनिट। वही जब प्राइस गिर के 10 हो गया, तो कितना कंज्यूम कर पाएगा वो मैक्सिमम? 100 रुपये में 10 यूनिट। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस गिरने से डिमांड वो बढ़ गई। इसको हमने बोला इनकम इफेक्ट। तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड जो कहता है प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है, उसके पीछे ये 3 कारण हैं। पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तीसरा आपका इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट भी है डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। कि डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व क्या होता है? हमने भी एक स्लाइड पहले देख पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में आपका इनवर्स रिलेशनशिप है, ये हमने पढ़ा लास्ट स्लाइड में। तो डिमांड शेड्यूल ये क्या आता है? डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांडिटी को शो करता है। क्या जो टेबल फॉर्म में उसको हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे इनवर्स रिलेशन फॉलो होते आपको दिखेगा, जैसे जैसे प्राइस आपका यहाँ पे गिर रहा है वैसे वैसे आपका डिमांड यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है। इसे बोलेंगे हम डिमांड शेड्यूल। इट इज टेबल दैट शो यू हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट वुड बी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस। ये टेबल है जो शो करता है कि कितनी क्वांटिटी कंज्यूम और डिमांड की जाएगी एट डिफरेंट प्राइसेस पे, हम उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। वही दूसरी तरफ डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व होता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकल फॉर्म में शो किया रहता है प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल विच शो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वुड बी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस। अलग अलग प्राइस पर कितनी क्वांटिटी डिमांड की जाएगी ग्राफिकल फॉर्म में शो किया जाता है, उसमें बोलते हैं डिमांड कर्व। ये आपका हो गया डिमांड कर्व। डिमांड कर्व यहाँ पर दे सकते हैं आप। डिमांड कर्व हम ड्रॉ करते हैं तो क्वांटिटी हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे और प्राइस हम लेते हैं वाई एक्सिस पे। ये आपका डिमांड कर्व है।
ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट। ये इंडिकेट करता है इनवर्स नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड भी आपको रिप्रेजेंट करता है। लॉ ऑफ डिमांड में इसलिए क्या कहता है, प्राइस और डिमांड क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो डिमांड का भी आपको वही शो करता है। डिमांड का अगर डाउन स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये वही शो करता है कि प्राइस और डिमांड क्वांटिटी डिमांड के बीच में आपका इनवर्स रिलेशनशिप है। तो बेसिकली डिमांड को आपका लॉ ऑफ डिमांड रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकल फॉर्म में। देन वी हैव इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड का। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है कि जब एक सिंगल कंज्यूमर एक गुड के डिफरेंट प्राइसेस और कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करना चाहता है, बाय करना चाहता है, डिमांड करता है, उसको हम बोल रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड। जब सिंगल कंज्यूमर की बात करेंगे वहाँ पे हो गया इंडिविजुअल डिमांड। किसी एक सिंगल कंज्यूमर एक गुड के डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड करता है, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। वही दूसरा वहाँ का मार्केट डिमांड जो होता है वो शो करता है कि एक मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स है वो किसी एक गुड के डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। इसको समझते हैं टेबल के माध्यम से। लेट्स से मार्केट में से दो कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी। कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी, यहाँ पे प्राइसेस गिवन है गुड के 2, 4, 6, 8। हर प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग कंज्यूमर ए की डिमांड ये रही और कंज्यूमर बी की डिमांड ये रही। प्राइस 2 पे कंज्यूमर ए डिमांड कर रहा है 4 यूनिट्स की और कंज्यूमर बी डिमांड कर रहा है 5 यूनिट्स की। सिंस मार्केट उनसे दो ही कंज्यूमर है तो मार्केट डिमांड प्राइस 2 पे क्या होगी, सम हो गया कंज्यूमर ए की डिमांड प्लस कंज्यूमर बी की डिमांड। तो प्राइस 2 पे कंज्यूमर ए की डिमांड 4 है और कंज्यूमर बी की डिमांड 5 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 + 5 9। तो प्राइस 2 पे मार्केट डिमांड कितनी होगी, 9 होगी। इसी तरह प्राइस 4 पे कंज्यूमर ए डिमांड कर रहा है 3 यूनिट की, कंज्यूमर बी डिमांड कर रहा है 4 यूनिट्स की, तो मार्केट डिमांड होगी प्राइस 4 पे 3 + 4 दैट इज 7 यूनिट्स। प्राइस 6 पे कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 2 यूनिट्स की, कंज्यूमर ए डिमांड कर रहा है 2 यूनिट्स की, कंज्यूमर बी डिमांड कर रहा है 3 यूनिट्स की, तो मार्केट डिमांड होगी प्राइस 6 पे 2 + 3 = 5। और प्राइस 8 पे कंज्यूमर ए डिमांड कर रहा है 1 यूनिट की, कंज्यूमर बी डिमांड कर रहा है 2 यूनिट्स की, तो बेसिकली यहाँ पे मार्केट डिमांड होगी प्राइस 1 पे 1 + 2 = 3। तो यहाँ पे सिंपली मार्केट डिमांड निकालने के लिए आपको एक पर्टिकुलर प्राइस पे जितने कंज्यूमर है मार्केट अंदर वो कितनी डिमांड कर रहे हैं उस प्राइस पे, उस सबका ऐड कर देंगे तो आपको मार्केट डिमांड मिल जाएगा उस पर्टिकुलर प्राइस पे। जैसे हमने यहाँ पे देखा प्राइस 2 पे डिमांड किया 9 यूनिट की, उसमें 4 यूनिट डिमांड कर रहा है कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी डिमांड कर रहा है 5 यूनिट। ये आपको यहाँ पे मार्केट डिमांड कल का आ गया 9 यूनिट्स का। इसको हमें ग्राफ पे प्लॉट किया हुआ है। तो ये लाल वाला जो है ये कंज्यूमर ए की डिमांड है, ग्रे वाला कंज्यूमर बी की डिमांड है, ब्लू वाला आपका मार्केट डिमांड है। इस डेटा हमने यहाँ पे प्लॉट कर रखा है। तो ये हो गया आपका मार्केट डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये आप हो गया टेबल जिसमें हमने शो किया कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड का, मार्केट डिमांड हमने कैसे निकाला, हर प्राइस का हमने वो देख लिया इस टेबल में। अभी आता है मूवमेंट अराउंड द डिमांड कर्व और चेंजिंग क्वांटिटी डिमांड। ये क्या चीज़ है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। मूवमेंट अराउंड द डिमांड कर्व, हमारा पास डिमांड कर्व होता है, ये डाउन स्लोपिंग होता है लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड होता है, यहाँ पे आपका प्राइस होता है। लेट्स से कि मैं पॉइंट ए पे हूँ इस डिमांड पे, मूवमेंट अराउंड डिमांड का मतलब हो गया मैं इसी डिमांड कर्व पे ऊपर और नीचे मूव करूँ। अगर पॉइंट ए से पॉइंट सी पे जाता हूँ, नीचे तरफ आया मैं, इसको बोलेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट अराउंड दी डिमांड कर्व। वही दूसरी तरफ मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता हूँ, ऊपर तरफ के बोलेंगे इसको हम अपवर्ड मूवमेंट ऑफ दी अपर मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व। किसी भी एक डिमांड कर्व पे मूव करना ऊपर या नीचे उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व। ये चीज़ समझ आ गई, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का मतलब क्या है, किसी भी डिमांड कर्व पे ऊपर या नीचे मूव करना। और हमने एक चीज़ पढ़ा था अपने सेकंड स्लाइड में कि किसी भी डिमांड कर्व पे लेट्स से कि प्राइस आपका 10 है, प्राइस ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड है, ये आपका 20 है, ये पॉइंट ए है। किसी भी डिमांड कर्व पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो क्वांटिटी होती है
डिमांड होती है उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड एट दैट प्राइस। तो पॉइंट ए क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट ए इंडिकेट कर रहा है क्वांटिटी डिमांडेड एट प्राइस 10। तो कोई भी सिंगल पॉइंट जो होगा डिमांड कर्व के ऊपर उसको वो क्वांटिटी डिमांडेड रिप्रेजेंट करता है, और सारे पॉइंट्स मिला के ये पूरा डिमांड कर्व जो हो गया ये आपका डिमांड रिप्रेजेंट करता है। तो सिंगल पॉइंट आपका रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी डिमांडेड, और पूरा डिमांड पूरा कर्व जो होता है वो शो करता है डिमांड। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मूविंग अलोंग द डिमांड कर्व आप थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ते हैं। लेट्स से कि कंज्यूमर पॉइंट ए पे था, इस ग्राफ पे देखिएगा पॉइंट ए पे था, ए पॉइंट पे प्राइस 3 है, क्वांटिटी 90 है, तो क्वांटिटी डिमांडेड एट पॉइंट ए कितना है 90 यूनिट्स। अब कंज्यूमर पॉइंट सी पे आ गया, उसी ग्राफ पे, तो यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग की डिमांड कब देखा हमने पॉइंट ए सी पे। पॉइंट सी पे क्या हुआ, डिमांड क्वांटिटी डिमांड बढ़ के उसकी 90 से 100 हो गई और प्राइस इसकी घट गई। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि क्वांटिटी डिमांड इसकी बढ़ गई है 90 से 100, इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांडेड। हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आए, प्राइस गिरने से प्राइस 3 से 2 हो गया, उससे क्वांटिटी डिमांड 90 से 100 होगी, इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो मूवमेंट आपकी दो प्रकार की होगी, पहली आपकी होगी एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, जब आपका डाउनवर्ड मूवमेंट होगा अलोंग डिमांड कर्व, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इससे हमको मिलता है इंक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांड। वह दूसरी तरफ अगर हम किसी डिमांड कर्व पे ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो हमको मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड या डिक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांड। जैसे आप देख सकते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएगा, जब मूव करते हैं तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है 90 से 80 हो गई, तो यहाँ पे आपको डिक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांड देखने को मिला। इसको हम यही बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ अलोंग दी। तो बेसिकली यहाँ पे मूवमेंट अलोंग डिमांड आपके दो टाइप की होती है। पहली डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड का, जिसको हम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्राइस गिरने से आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। वह दूसरी तरफ एक होता है अपवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी में देखने को मिल रहा है, इस केस में क्या होता है आपकी क्वांटिटी डिमांड होती है वो कम हो जाती है, और ये क्यों होता है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड का कब पॉसिबल है, जब गुड के खुद के प्राइस में चेंज आएगा, और बाकी जो फैक्टर्स है अदर फैक्टर्स कौन से हैं डिमांड के, अदर फैक्टर्स आपके जो हैं पी आर, वाई, टी और ई, ये फैक्टर्स जो होंगे ये कॉन्स्टेंट रहेंगे, और प्राइस के खुद गुड के खुद के प्राइस में चेंज आने से जो चेंजेस आएंगे उसको हम बोलेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड का, वे चेंजिंग क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये दो टाइप की होती है। पहले आपका एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन डिमांड कब पॉसिबल है, जब प्राइस गुड का गिर जाए जिससे आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाए। दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कब पॉसिबल है, जब आपका प्राइस किसी गुड का बढ़ जाए और आपके क्वांटिटी डिमांड घट जाए, तब बोलेंगे आपको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ध्यान रखिएगा मूवमेंट अलोंग दी डिमांड के केस में आपके अदर फैक्टर्स है डिमांड के, वो कॉन्स्टेंट रहते हैं, और जो चेंजेस आते हैं क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आते हैं ड्यू टू चेंजिंग प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ, या कहोगे मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व। नेक्स्ट फिगर शिफ्ट इन डिमांड और चेंज इन डिमांड। जैसे मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया मैंने आपको, ये डिमांड कर्व है आपका, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी है, यहाँ आपका प्राइस है। इस डिमांड पे जो भी एक पॉइंट होगा वो आपको क्वांटिटी डिमांड इंडिकेट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, और पूरा जो ये कर्व है ये आपका डिमांड रिप्रेजेंट करेगा। तो शिफ्ट इन डिमांड के केस में क्या होता है, आपका डिमांड का होता पूरा वो शिफ्ट होता है एज राइट वाइड और लेफ्ट वर्ड। मूवमेंट अलोंग द डिमांड का केस में क्या है, वहाँ पे शिफ्ट नहीं होता, वहाँ पे सेम डिमांड के ऊपर आपको मूवमेंट देखने को मिलती है, आइदर डाउनवर्ड और अपवर्ड।
इस केस में शिफ्टेड डिमांड केस में आपको पूरा डिमांड का शिफ्ट देखने को मिलेगा आइदर राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। ये कब पॉसिबल है? जब आपके अदर फैक्टर्स जो है डिमांड के उसमें चेंजेस आए और जो प्राइस होता है गुड का उसमें चेंज ना आए। बेसिकली प्राइस आपका कांस्टेंट रहे गुड का और अदर फैक्टर्स जो है इसमें चेंज आने के कारण आपको शिफ्ट इन डिमांड देखने को मिलेगा। इसको चेंज इन डिमांड भी बोलते हैं। शिफ्ट दो टाइप के हैं, राइट पर शिफ्ट और लेफ्ट पर शिफ्ट। राइट पर शिफ्ट होगा जैसे यहाँ पे डी से D1 शिफ्ट हुआ, यहाँ का आपको क्या देखने मिल रहा है? प्राइस आपका जब 3 था, इनिशियल डिमांड पे क्वांटिटी कितनी डिमांड थी? 90 यूनिट्स की। सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ के अब 100 होगी ड्यू टू इंक्रीज ड्यू टू राइट पर शिफ्ट ऑफ डिमांड का। तो शिफ्ट के केस में आपका प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा गुड के खुद के प्राइस में। अदर फैक्टर्स जो है डिमांड के उसमें चेंज आने से आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा। पहला आपका इंक्रीज इन डिमांड है राइट पर शिफ्ट ऑफ डिमांड। जब भी आपका डिमांड राइट पर शिफ्ट होगा तो आपका जो डिमांड है वो हर प्राइस पे बढ़ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस 3 पे डिमांड आपकी बढ़ के 90 से 100 होगी। ये कब पॉसिबल है ये देख लेते हैं। पहला केस है राइज इन इनकम। अगर नॉर्मल गुड है और उस केस में कंज्यूमर इनकम बढ़ रही है तो उस केस में क्या होगा? डिमांड जो है उस गुड की बढ़ जाएगी, क्योंकि नॉर्मल गुड्स के केस में कंज्यूमर की इनकम और डिमांड के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो इनकम बढ़ने से आपका डिमांड का राइट पर शिफ्ट हो गया। अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है और गुड आपका इन्फीरियर गुड है, उस केस में आपका डिमांड का राइट पर शिफ्ट होगा। क्यों? तो इन्फीरियर गुड के केस में कंज्यूमर की इनकम और उस गुड के डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो कंज्यूमर की इनकम घटने से आपकी डिमांड राइट पर शिफ्ट हो जाएगी। इंक्रीज इन प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ता है तो उस केस में क्या होगा? कंज्यूमर कॉफ़ी को स्विच सब्स्टिट्यूट कर देगी टी से और टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो टी की डिमांड कब यहाँ पे क्या होगी? राइट पर शिफ्ट हो जाएगी। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर पेट्रोल का प्राइस घटता है उस केस में लोग कार की डिमांड बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और कार अभी कम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो पेट्रोल के प्राइस घटने से डिमांड जो है कार की बढ़ जाएगी, उस वजह से आपका डिमांड का राइट पर शिफ्ट हो जाएगा। अगला है फेवरेबल चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर कोई गुड ट्रेंडी आ गया, फैशन में आ गया, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और उस डिमांड गुड का डिमांड कब होगी? राइट पर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव डिक्रीज इन डिमांड या लेफ्ट पर शिफ्ट ऑफ डिमांड का। डिमांड का लेफ्ट पर शिफ्ट होगा वो इंडिकेट करता है कि आपकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई है हर एक प्राइसेस पे, और डिमांड आपका जब लेफ्ट पर शिफ्ट होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जब प्राइस 3 है, ओरिजिनल डिमांड का फिर 19 यूनिट्स डिमांड कर रहा था, क्वांटिटी डिमांड थी। जब डिमांड का लेफ्ट पर शिफ्ट हुआ तो आपकी डिमांड घट के 80 आ गई। तो लेफ्ट पर शिफ्ट के केस में आपकी डिमांड हर एक प्राइस लेवल पे गिर जाती है। इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? पहला है फॉल इन इनकम। नॉर्मल गुड के केस में अगर गुड आपका नॉर्मल है तो इनकम कंज्यूमर घटने से उसकी डिमांड घटेगी, क्योंकि नॉर्मल गुड के केस में कंज्यूमर इनकम और डिमांड के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो इनकम घटने से आपकी डिमांड घट गई नॉर्मल गुड की। अगर गुड आपका इन्फीरियर है उस केस में कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से कंज्यूमर उस गुड की डिमांड घटा देगा, इन्फीरियर गुड की डिमांड घटा देगा और आपकी डिमांड का शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट वर्ड, वैसे इनकम और इन्फीरियर गुड के केस में। अगला है डिक्रीज इन प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉफ़ी का प्राइस गिरने से लोग क्या करेंगे? कॉफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, टी आपका कम कंज्यूम करेंगे। तो बेसिकली कॉफ़ी का प्राइस गिरने से टी के डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? टी की डिमांड आपकी घट गई, तो डिमांड का शिफ्ट हो गया आपका लेफ्ट वर्ड। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस का पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से क्या हुआ? लोगों ने का पेट्रोल कार की डिमांड कम कर दिया और इलेक्ट्रिक कार की तरफ मूव कर गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ? पेट्रोल कार की जो डिमांड जो है वो कम हो गई है और डिमांड शिफ्ट हो गई है आपकी लेफ्ट वर्ड। अनफेवरेबल चेंजेस कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंसेस। गुड ऐसे कोई गुड फैशन से निकल गया, ट्रेंड से निकल गया, उस केस में क्या होगा? उस गुड की डिमांड घट जाएगी और डिमांड का शिफ्ट रहेगी आपकी लेफ्ट वर्ड। ये आपके सारे रीजंस थे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होने के डिमांड कर्व के। आई होप कि आपको जो चीज़ें हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, शिफ्टिंग डिमांड कर्व आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक था, क्योंकि हम रिवाइज करते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा
डिमांड क्या होती है, हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा जो बताता है इन्वर्स रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा, डिमांड शेड्यूल का टेबल है, शो करता है डिफाइंड एट डिफरेंट प्राइसेस। और डिमांड कर्व देखा, डिमांड कर्व होता है डाउन स्लोपिंग होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शो करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, जो इन्वर्स रिलेशनशिप है जो इंडिकेट करता है आपको लॉ ऑफ डिमांड। फिर हमने देखा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इसका मतलब हो गया मूवमेंट अलोंग द डिमांड का। चेंज इन डिमांड ये आपका हो गया शिफ्ट ऑफ डिमांड। मूवमेंट अलोंग द डिमांड का आपको दो टाइप के होते हैं, ये पॉसिबल कब है जब गुड के खुद का प्राइस चेंज हो और अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट हो। इसमें एक्सपेंशन होगा जब प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी। शिफ्ट ऑफ कर्व ये कब पॉसिबल है जब अदर फैक्टर्स में चेंजेस आए और प्राइस आपका कांस्टेंट रहे। शिफ्ट का दो टाइप का होता है, राइट फॉर शिफ्ट वो इंडिकेट करता है इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्ट फॉर शिफ्ट वो इंडिकेट करता है आपका डिक्रीज इन डिमांड। अगर देखिए डिटरमिनेंट्स और डिमांड के क्या क्या डिटरमिनेंट्स होते हैं, गुड का खुद का प्राइस, इनकम कंज्यूमर प्राइस, रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंशियल एक्सपेक्टेशन, या आपके गुड्स के किसी गुड के डिमांड के डिटरमिनेंट्स आपके होते हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर यही कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इस यूनिट को हम कंप्लीट करें, यूनिट 2 कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड वाला। उसके बाद हम इस यूनिट के जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।